हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए भाई। अब इसमें हम आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे पेपर आएंगे, अच्छा नंबर कैसे आवे, आपका 70 में 70 नंबर कैसे प्राप्त हो, आपको ये सब ट्रिक के साथ बताएंगे। आपको एक आइडिया बताएंगे कि आप 70 में 70 नंबर कैसे लाएं। और आपका पूरा पेपर ही आपके सामने रख रहा हूं। पूरा पेपर को पढ़ें, समझें और उसके आने में 70 में 70 नंबर लाएं। तो चलिए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आप ये सेशन को पूरा देखेंगे और 2-3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे। ये सेशन बार बार देखेंगे तब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। तो चलिए, अभी आपके पास समय है, परीक्षा की तैयारी करें। बोर्ड परीक्षा के लिए ये है, बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर है, कक्षा 10 के लिए है। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 के लिए विषय क्या है? सामाजिक विज्ञान। विषय सामाजिक विज्ञान है। 2023 में 3 मार्च को पेपर होगा। 3 मार्च को पेपर हो रहा। अभी तुम्हारा आज तारीख है 29 जनवरी। उसके आन में 3 मार्च को पेपर होगा। अभी कम से कम तुम्हारे पास करीब 1.25 महीने समय है। करीब 1 महीने 5-6 दिन का समय है। आप अच्छी तैयारी करके अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छी तैयारी करें और 3 मार्च को पेपर दें और 70 में 70 नंबर लाएं। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। पूर्णांक 70 नंबर का। समय 3 घंटा 15 मिनट। निर्देश को बारीकी से पढ़ें, उसके अनुसार आप पेपर करें। तो निर्देश क्या है? नंबर 1 निर्देश देखें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नंबर 2 निर्देश क्या है? यह प्रश्न पत्र 2 घंटों में है भाई। 2 घंटों आ एवं बा में विभाजित है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुई है। यह प्रश्न पत्र 2 घंटों नहीं, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। 2 खंडों आ व बा में विभाजित है। समझिए, यहाँ पे मिस्टेक है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा में। चलिए आगे बात को बताते हैं। खंड के नंबर खंड के 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये नंबर खंड के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं। इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक में भरिए। तीसरा निर्देश, खंड आ के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तरक में भरिए। फिर आगे देखते हैं। नंबर 4 निर्देश क्या है? खंड बा 50 अंकों का है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पी 20 प्रश्न है। खंड बा में 50 अंकों का है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र संबंधी प्रश्न हैं। अब आगे चलते हैं।
खंड आ बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर चलते हैं। और चलिए भाई, साथ में आप हमारे साथ पढ़ते रहें, समझते रहें और 2-3 बार, कम से कम 2-3 बार सेशन को देखेंगे। और उसके बाद में जो आपके दोस्त, जो आपके साथी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके पास आप शेयर कर दें। और इसमें हम आपको ऐसा बताएंगे कि किस तरह से आप 70 में 70 नंबर ले आए। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। असहयोग आंदोलन था, या खिलाफत आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया है, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया है। क्या नहीं चलाया है? तो नहीं चलाया है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बा, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। देखिए, प्रश्नों पर विशेष रूप से प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर ऑप्शन पर आएंगे। जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिल रहा है। ये 20 प्रश्न अगर आप सही कर लेंगे तो आपके पास ये 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में मार्कशीट भर जाएगी, फिर लिखने वाला ही काम रह जाएगा। पर ये नहीं कि आप जल्दबाजी में प्रश्न को गलत करके आएँ। तो चलिए, जल्दबाजी नहीं करना है, पहले प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद में ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को देखना है। अगर आपको ऑप्शन पता चल भी गया है कि ये सही है, फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई गलती हो रही है। तो चलिए, पहला प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, दांडी मार्च का संबंध किससे था। दांडी मार्च का संबंध किससे था? सरदार पटेल से था, या मोतीलाल नेहरू से था, या महात्मा गांधी से था, या सुभाष चंद्र बोस से था। दांडी मार्च का संबंध किससे था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस। और ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आपको बताना ही है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। उस आधार पर मैं अगला कदम उठाऊंगा। देखें कि आपकी तैयारी संपूर्ण है या नहीं। और उसके अंदर साथ में जो भी सेशन आपको पहले मैं भेज चुका हूँ, पहले 4 मॉडल पेपर भेजा था और कई 40-45 सेशन भेज चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, सबको कम से कम 1 बार 2 बार सब पूरे सेशन को, जो 45-50 सेशन हैं बहुविकल्पी के, उन प्रश्नों को 2 बार देख के तब परीक्षा हॉल में बैठना है। चारों मॉडल पेपर वो भी देखना है। कोई ज़रूरी नहीं को प्री बोर्ड में सही आया और इसमें नहीं आएगा, बोर्ड में भी आ सकता है। तो आपको चारों मॉडल पेपर और जितने सेशन भेज चुका हूँ सबको अच्छी तरह पढ़ के प्ले लिस्ट में जाएंगे। आप सब प्ले लिस्ट में है, सारे प्रश्नों को, सारे सेशन को देख के तब परीक्षा हॉल में बैठेंगे। मतलब टारगेट ये बना के चलिए, ये 70 में अगर 70 नंबर आ जाता है और 30 नंबर स्कूल से मिल जाता है तो आपका 100 में 100 आ जाएगा। और सामाजिक विज्ञान में नंबर आप मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरे अनुभव के हिसाब से चलेंगे, जो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूर्णांक में पूर्णांक भी मिलेगा। क्योंकि 30 नंबर स्कूल के और 20 नंबर ये बहुविकल्पी, 10 नंबर मानचित्र के, ये तो हो गए ठोस नंबर। अब आपके पास 3 घंटे समय बचा रहा, 2.5 घंटे समय बचेगा।
और आप अच्छी तरह से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, दांडी मार्च का संबंध किससे था? तो दांडी मार्च का संबंध महात्मा गांधी जी से था। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य है, या प्रवाह है, या जैव है, या अनवीकरण योग्य है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, या अनवीकरण योग्य? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या ब्राज़ील में हुआ था, या इंग्लैंड में? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? तो ये 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, या चिनाब नदी पर, या सतलुज नदी पर, या कृष्णा नदी पर? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, या कृष्णा नदी? तो भाई सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कोलकाता है, या दार्जिलिंग है, या चेरापूंजी है, या गुवाहाटी है? प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दे भाई। संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? उत्तर बताएं। तो ये है चेरापूंजी भाई। संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चेरापूंजी है। पर साथ में बच्चों ये भी समझ लो, अगर ऑप्शन में मासिनराम रहेगा, और यदि ऑप्शन में मासिनराम रहेगा, तब चेरापूंजी पे ना लगाकर मासिनराम पर निशान लगाना है। क्यों लगाना है? कि अभी हाल के दिनों में मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर मासिनराम है तो चेरापूंजी नहीं। पहले स्थान पे मासिनराम में वर्षा होती है, दूसरे स्थान पे चेरापूंजी में। ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है। तो अब समझ लें, मासिनराम रहेगा तो चेरापूंजी नहीं लगाना है, मासिनराम नहीं रहेगा तो चेरापूंजी ऑप्शन सही होगा।
तो प्रश्न के अकॉर्डिंग संसार की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पहले नंबर पे माथेरान है, दूसरे नंबर पे चेरापूंजी है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। यहाँ पे दो प्रश्नों को साथ में रखा हूँ क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न हैं कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए दो प्रश्न बिल्कुल मिलता जुलता साथ में रखा हूँ। भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, या तमिलनाडु में, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में? भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो भारत में सौर ऊर्जा का विशाल केंद्र तमिलनाडु में स्थित है भाई, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? दोनों प्रश्न देख लिए, बिल्कुल मिलता जुलता रखा हूँ क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, कईयों बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। पिछली बार जो 5 सेट आए थे बोर्ड के, 3 सेटों में, ये दोनों 3 सेटों में यानी 5 सेट में मिला के 3 बार पूछे गए हैं दोनों प्रश्न। तो ये समझ लीजिए प्रश्न को, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है, या तमिलनाडु में है, या हिमाचल प्रदेश में, या राजस्थान में? तो भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र, तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र भी भाई तमिलनाडु में ही स्थित है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? प्रश्न नंबर 9, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताएं भाई। ये बॉक्साइट के लिए अग्रणी उत्पादक है, या कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, या लौह अयस्क के लिए, या तांबा के लिए? प्रश्न नंबर 9, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए, अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है कोडरमा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देख लें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ये कोयला है, या पेट्रोलियम है, या सौर ऊर्जा है, या प्राकृतिक गैस है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर दे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, या सौर ऊर्जा? तो गैर, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, तो ये है सौर ऊर्जा भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? देश की एकता तथा अखंडता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, या सत्ता का विभाजन, या राजतंत्र, या निरंकुश तंत्र?
प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दें भाई। देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर दें भाई। तो देश की अखंडता तथा एकता के लिए आवश्यक है सत्ता की साझेदारी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन कहा जाता है, या नारीवादी आंदोलन कहा जाता है, या स्त्री शक्ति कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर दें भाई। और दोस्तों, ये अपने साथी दोस्तों के पास जो जिनका लिंक आपके पास है वो कहीं भी बाहर हो, जहाँ भी हो, उनके पास भेज दें ये लिंक कि इस सेशन को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके संपूर्ण कोर्स और अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी कराता है। तो इस सेशन को शेयर करें। जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए सतत प्रयास करता रहेगा ये चैनल। तो चलिए भाई, अब प्रश्न पर आते हैं। महिलाओं की समाज में बराबरी के मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नारीवादी आंदोलन। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन क्या है? पूंजी है, या लाभ है, या सेवाएं हैं, या कर हैं। तो उत्पादन का साधन क्या है भाई? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर दें। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन है? तो भाई पूंजी है। पूंजी लगा के तभी आप उत्पादन कर सकते हैं, तभी उत्पादन होगा तो लाभ कमाएंगे, सेवाएं प्रदान करेंगे, कर देना चालू करेंगे, पर मेन तो पूंजी है। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देख लें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में, या सामाजिक बल के रूप में, या अनैतिक व अनुचित व्यवसाय के रूप में, या उपरोक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है भाई उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। उपभोक्ता जागरूकता के रूप में उपभोक्ता जागरूक होगा तो जागरूक होकर ही आंदोलित होगा अच्छे उपभोग के लिए, अच्छे उपभोग के लिए। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में शुरू हुआ? उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया भाई? 2008 में, या 2010 में, या 2005 में, या 2000 में?
प्रश्न नंबर 15 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया? तो ये चलाया गया था सन 2005 में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीय क्षेत्र है या प्राथमिक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र। सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र देता है भाई। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 आ जाएं। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 17, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है? एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय या एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य क्या है? एक देश की वस्तुओं व सेवाओं से अर्जित आय या एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय या राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। तो प्रति व्यक्ति आय से मतलब है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। निम्नलिखित में कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तैयार करती है या UNDP तैयार करती है या विश्व बैंक तैयार करता है या संयुक्त राष्ट्र संघ? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर दें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला संगठन कौन है? तो ये है UNDP। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? तो 8वीं अनुसूची में 20 भाषा है या 22 भाषा या 24 भाषा या 26 भाषा? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? प्रश्न नंबर 19, तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख भाई, 22 भाषाओं का। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं भाई? प्रश्न नंबर 20, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं या पंचायत कहते हैं या ग्राम सभा कहते हैं या ग्रामोदय कहते हैं?
प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देने का प्रयास करें। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्थानीय स्वशासन। भाई स्थानीय स्वशासन पे उत्तर देना है, पंचायत या ग्राम सभा या ग्रामोदय पे नहीं, स्थानीय स्वशासन पर आपको गोला भरना है भाई। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आगे आ जाएं। खंड बा। खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। अब खंड आ पे आ जाएं। खंड आ बा, खंड आ हो गया बहुविकल्पी, खंड बा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में चलिए भाई हम देखते हैं और इन प्रश्नों की थोड़ा सरल शब्दों में व्याख्या करेंगे। तो पहला प्रश्न है, सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया? पहला प्रश्न है। तो सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे ये आपको हम आइडिया आपको बताते हैं कि आप उत्तर कैसे देंगे कि सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया। तो आप उत्तर में लिखना चालू करेंगे, सिल्क मार्ग ही वो मार्ग था जिसके द्वारा चीनी रेशम व्यापारी करते थे। रेशम, चीन में रेशम का व्यापार होता था। ये मार्ग जमीन और समुद्र दोनों में था। इन मार्गों ने विश्व को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को जोड़ने के साथ साथ एशिया, यूरोप और अमेरिका महाद्वीपों को आपस में जोड़ कर रखे थे। इन मार्गों द्वारा रेशम के साथ साथ और भी वस्तुओं का निर्यात करते थे। इस मार्ग द्वारा रेशम के साथ साथ और भी वस्तुओं का निर्यात होता था। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से कपड़े, मसाले और चीन व विश्व के अन्य देशों में भेजे जाते थे। किस मार्ग से? सिल्क मार्ग से, चीन के सिल्क मार्ग से। इन सामानों की कीमत यूरोप द्वारा सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। ये जो सामान भेजे जा रहे थे इनकी कीमत किससे चुकाई जा रही थी? सोने व चांदी में, सोने या चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक आदान प्रदान भी होता था, क्योंकि एक इसी मार्ग के द्वारा जो योग्य या जो सांस्कृतिक या धार्मिक व्यक्ति होते थे दूसरे देशों को जाते थे और दूसरे देशों से आते थे तो अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे। तो किस मार्ग से आते जाते थे? सिल्क मार्ग से। जैसे बौद्ध धर्म हो गया या ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म, इसी मार्ग के द्वारा विश्व के अन्य देशों में गए। तो अब आप समझ गए कि सिल्क मार्ग ने किस प्रकार विश्व को जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि इससे सिल्क मार्ग के द्वारा रेशम के व्यापारी रेशम का व्यापार करते थे। रेशम के साथ साथ अन्य वस्तुओं का व्यापार जैसे मसाले, कपड़े चीन से अन्य विश्व देशों में भेजे जाते थे। चीन व अन्य विश्व के देशों में पाए जाते थे, भेजे जाते थे। इन सामानों की कीमत सोने व चांदी के रूप में चुकाई जाती थी। इन मार्गों द्वारा व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म,
इसी मार्ग द्वारा संभवतः विश्व के अन्य देशों में गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इतना लिखने के बाद फिर आखिरी में प्रश्न के लास्ट में लिखना है, जहाँ तक मेरा विचार है सिल्क मार्ग के द्वारा जीवन के संपूर्ण आदान प्रदान होते थे। क्या लिखेंगे? पेपर जब ये उत्तर लिख लेना तो लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है सिल्क मार्ग के द्वारा ही जीवन के संपूर्ण आदान प्रदान होते थे। ऐसा लिखना, ताकि आपका 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 में चारों नंबर आपको मिलना चाहिए। तो प्रश्न को जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही लिखने का आप प्रयास करना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको पूर्णांक में पूर्णांक दिलवाना। आप पूर्णांक में पूर्णांक पाएं तभी अन्य विषयों में अगर नंबर कम पाए हैं तब भी आपका परसेंटेज अच्छा आएगा। अब चलिए, सिल्क मार्ग के बारे में आपको बताया, सरल भाषा में बताया, कैसा लिखेंगे, आखिरी में क्या लिखेंगे, सब आपको बता चुके हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो चलिए अब इसको हम आपको बताते हैं। जल के विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे क्या बोलते हैं? जल दुर्लभता। जल के विशाल भंडार तथा नवीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? जल दुर्लभता। और ये जल दुर्लभता कई कारणों से हो सकता है। जैसे एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो जल अधिक जनसंख्या के लिए चाहिए, घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, खेती के लिए चाहिए, अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए चाहिए। तो जल संसाधनों का बहुत अधिक शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है और जिस कारण से जल दुर्लभता बढ़ जाती है। फिर आप लिखेंगे उसके आगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, जल का असमान वितरण होता है। भारत में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूखा पड़ता है, बहुत वर्षा बहुत कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जाती है। तो आप जल दुर्लभता के बारे में और आगे जान लें। कुछ किसान निजी कुएं व नलकूप अपने खेतों में निजी रूप में कुएं खोद लेते हैं या नलकूप लगा देते हैं और उससे खेतों की सिंचाई करते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और वो भी आखिरी में मानव जीवन के लिए जल दुर्लभता का ही एक पर्याय बन जाता है, क्योंकि वो निजी उपभोग के लिए नलकूपों और कुओं का प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि जल दुर्लभ होता जा रहा है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। जल दुर्लभता का एक महत्वपूर्ण कारण औद्योगिकरण है। उद्योग धंधों का इतना भारी मात्रा में जल प्रयोग हो रहा है और उस जल को नाजायज रूप में, अधिक रूप में, कहीं कहीं फैक्ट्रियों में उसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है और इस कारण से जिसकी पूर्ति जल विद्युत के रूप में भी की जा सकती है, की जा रही है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी की जा रही है, औद्योगिकरण के रूप में की ही जा रही। तो ये सब ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत के क्षेत्र में, जल अलावणीय जल संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और इस कारण मनुष्यों को पीने के लिए जल दुर्लभ होता जा रहा है। तो फिर ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे?
जहाँ तक हमारा विचार है, जल दुर्लभता के लिए हमारे जीवन में हमारे लिए सभी मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। क्या लिखेंगे? जहाँ तक मेरा विचार है, जल दुर्लभता के लिए सारा समाज और सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसा आखिरी में लिखेंगे, जल दुर्लभता के लिए सारा समाज और सरकार ही जिम्मेदार है। आने वाले दिनों में उसका कष्ट सबको मिलने वाला है। तो ये इस तरह से ये प्रश्न आप लिखे, मतलब प्रश्न को ऐसा बनाइए, अपने शब्दों में ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा लगे कि आपको उत्तर पूरा इसका मिलना चाहिए। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने पे बाध्य हो जाए। आप इस तरह से प्रश्न को लिखें और ये जरूर लिखें कि आखिरी में मेरा विचार है कि जल दुर्लभता के लिए संपूर्ण समाज और सरकार जिम्मेदार है। और जल दुर्लभता का अर्थ है मनुष्य को पीने योग्य जल ना मिल पाना, जल दुर्लभता है। तो चलिए, ये प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में है, तो आप 4 में 4 नंबर लाने का ही प्रयास करेंगे भाई। ये नहीं कि एक शब्द एक लाइन लिख दें, जैसा बोल रहा हूँ उतना तो आपको लिखना ही भाई। तो आप अब चावल से संबंधित आपको प्रश्न कैसा भी घुमाए, आपको इसमें घूमना नहीं है, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा आपको लिखना है। तो चावल की बात आती है, तो चावल भाई अधिकांश लोगों का, भारत में चावल अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का ही स्थान है। भारत चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। चावल कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। चावल खरीफ की फसल है। चावल की फसल के लिए अत्यधिक गर्मी चाहिए। गर्मी के साथ साथ अत्यधिक वर्षा भी चाहिए। अधिक गर्मी अधिक वर्षा से चावल की पैदावार, या धान या चावल एक ही बात है, धान या चावल की पैदावार के लिए अधिक गर्मी चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा चावल की पैदावार की जाती है, पर चावल की पैदावार कम हो जाती है। अब ये कहाँ कहाँ होगी? तो चावल उत्तर एवं उत्तरी मैदानों में, यानी कि चावल कहाँ पे? तुम्हारा उत्तर प्रदेश, गुजरात, तुम्हारा थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश, आंध्र, ऐसे देशों में, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि देशों में चावल बहुत अधिक मात्रा में पैदावार होता है। ये नदी घाटियाँ या जो नदी के कछार होते हैं वहाँ पे चावल ज़्यादा पैदा होते हैं। चावल की पैदावार के लिए जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। नहरों नलकूपों के कारण भी चावल पैदा किया जाता है। नहरों नलकूपों की वजह से भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे जहाँ कुछ कम वर्षा होती है वहाँ भी चावल पैदा हो रहा है। चावल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में चावल की बुआई कर देते हैं। और उसके बाद में कटाई कब होती है? तो चावल की कटाई अक्टूबर नवंबर में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस समय अधिक गर्मी होती है, अधिक वर्षा होती है। तो इतना लिखने के बाद फिर क्या लिखेंगे? जहाँ तक मेरा विचार है
चावल की खेती के लिए गर्मी, वर्षा एवं उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा विचार है, चावल की खेती के लिए या चावल की अधिक उपज के लिए अधिक गर्मी, अधिक वर्षा एवं जलोढ़ मिट्टी का होना आवश्यक है। इस तरह आपको लिखना ही है भाई। जैसा बता रहा हूँ उसमें अपनी तरफ से भी 2-4 लाइन, जैसा आपके पास समय रहेगा बोर्ड पेपर में कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रश्न सभी करने हैं। जैसा आपके पास समय रहेगा एक समय डिवाइड कर लेना कि ये प्रश्न इतने मिनट में करना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट हैं। तो हर प्रश्न को डिवाइड करके कि इतने मिनट में इतना प्रश्न मुझे करना है, ये प्रश्न इतनी देर में करना है, उस हिसाब से अगर आपके पास समय रहा तो और बढ़ाते जाइए। चावल की मतलब खपत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होती है। और अगर समय है आपके पास तो पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लीजिए। वहाँ पर चावल और मच्छी वहाँ का मुख्य भोजन है। चावल, जिनके यहाँ चावल की पैदावार कम होती है उनको गरीब किसानों की श्रेणी में रख दिया जाता है, क्योंकि वो चावल ही उनका मुख्य भोजन है। जैसा आपके पास समय रहेगा उस तरह से आप इसको लिखेंगे और बढ़ा के लिखेंगे, समय के अनुसार। समय का दुरुपयोग नहीं करना है। तो चलिए भाई, अब ये प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। अब ये स्थानीय सरकार कौन सी है? तुम्हारा वही स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत या नगरीय पंचायत, जो लोगों की प्राथमिक समस्याओं का निराकरण करें, वो हैं स्थानीय सरकार। अब आपको बताना है उत्तर में स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन। तो आप लिखना चालू करेंगे। स्थानीय सरकारों के द्वारा लोगों के दिन प्रतिदिन के कामकाज का वर्णन मिलता है, कामकाज के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं इसके बारे में सबको ज्ञात होता है। उनके बारे, उनकी खेती किस प्रकार हो, उनको सरकारी अनुदान कैसे प्राप्त हो, उनके गांव में खड़ंजे लगे हैं या नहीं लगे हैं, ये स्थानीय सरकारों के द्वारा ही लगवाए जाते हैं। लाइट की व्यवस्था स्थानीय सरकारों द्वारा की जाती है। अगर आपसी झगड़े हो गए हैं तो कोशिश रहती है कि स्थानीय जो ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं या स्थानीय जो पंचायतें हैं या नगर पंचायतों में, उनको वहीं अपने स्तर से उन झगड़ों को निपटा दिया जाए, उनकी समस्याओं को निपटाया जाए, उनके खेती के काम में क्या जरूरी है, क्या उनको चाहिए, समय समय पर ये ग्राम प्रधान उससे अवगत होते रहें और उनको अवगत कराते रहें। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनको आर्थिक मदद भी दें, और जो गरीब किसान हैं या जिनको आवश्यकता है वो स्थानीय सरकार राज्य सरकारों से वो सामान, वो उनके लिए अनुदान की व्यवस्था करें, उनके खाद पास की व्यवस्था करें, सिंचाई के बारे में उनकी व्यवस्था करें, सरकारों से उनके लिए मकान नहीं है तो मकान दिलवाए। तो ये सब जो प्राथमिक मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो इस कारण हम कहेंगे, तो आखिरी में क्या लिखेंगे? इस प्रकार जहाँ तक मेरा विचार है कि स्थानीय सरकारों के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के या स्थानीय नागरिकों के
समस्याओं का निराकरण किया जाता है। जहाँ तक मेरा विचार है कि स्थानीय निवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है और उनके विकास के लिए स्थानीय सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। तो भाई कम से कम इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और हर प्रश्न में आखिरी में लिखेंगे जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा विचार ऐसा करके उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश, जैसे स्थानीय सरकारों के बारे में बताया, स्थानीय सरकारों के महत्व के बारे में लिखेंगे। जहाँ तक मेरा विचार है स्थानीय सरकारों के द्वारा ही स्थानीय नागरिकों के समस्याओं का निराकरण किया जाता है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। इसलिए स्थानीय नागरिकों के लिए स्थानीय सरकारों का बहुत ही महत्व है। इस तरह आपको लिखना है। अब आ जाएं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे भाई थोड़ा और बढ़ा के लिखना है, क्योंकि इससे ये लघु उत्तरीय था, तो लघु उत्तरीय में तो भाई इतना चल जाएगा कि हाँ चलो भाई जो मैं बताया वो, और उसके बाद में आप अपने आप से थोड़ा बहुत लिखेंगे तो लघु उत्तरीय में तो चलेगा, पर दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा और आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब है असहयोग आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय में असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? तो असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे ये आपको थोड़ा बढ़ा के लिखना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय है। तो आप लिखना चालू करेंगे। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। क्यों किया भाई? इस क्रांति में के द्वारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में जो विश्वास करते थे उसके खिलाफ कदम उठाए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दिया था, किंतु जलियांवाला बाग कांड हुआ, पंजाब में मार्शल लॉ हुआ या हंटर कमेटी की जांच ने उनका अंग्रेजों से न्याय में विश्वास उठ गया और वो मजबूर हो गए। उन्होंने अनुभव किया कि अब पुराने तरीके छोड़ने होंगे, क्योंकि कांग्रेस उदारवादियों के अलग हो जाने के बाद कांग्रेस पर पूरी तरह से गर्मपंथियों का नियंत्रण हो गया। उधर और क्या हुआ? तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सीवर्स की संधि एक है। ऐसा कुछ शब्द ऐसा जरूर लिखेंगे कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो। तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सीवर्स की कठोर संधि मुसलमानों को रुष्ट कर रही थी। तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सीवर्स की संधि कठोर शर्तों से, इसमें जो कठोर शर्तें थी उससे मुसलमान रुष्ट हो रहे थे। देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष हो गया था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया और असहयोग आंदोलन छेड़ने पर विचार किया। सितंबर 1920 में कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ये असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया था, परंतु कुछ कट्टरवादी कांग्रेसी जैसे चित्तरंजन दास और पालजी, एनी बेसेंट जी, जिन्ना एवं मालवीय ने इसका विरोध किया। ये विधेयक, ये अधिवेशन के बारे में जो प्रस्तुत किया गया ये पास नहीं हो सका। अब तो ये महात्मा गांधी के नाक का विषय हो गया, क्योंकि सितंबर 1920 में ये जो
अधिवेशन हो रहा था, इसमें असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा गया, नहीं पास हुआ क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे। विरोधी में कौन थे? चित्तरंजन दास, पाल, एनी बेसेंट, जिन्ना, मालवीय आदि लोग विरोध कर रहे थे। आप महात्मा गांधी के ये नाक का विषय हो गया कि असहयोग आंदोलन तो चलाना ही चलाना है। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक ही साल में 2 अधिवेशन हो रहा, 1 सितंबर 1920 कलकत्ता में और दूसरा दिसंबर 1920। ये कांग्रेस का नियमित सत्र था भाई। असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया क्योंकि विरोधियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जो अभी तक विरोध कर रहे थे वो अब इस प्रस्ताव के समर्थन में आ गए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे वीर राघवाचारी जी। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसके द्वारा खिताबों, मानव पदों का त्याग, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा, सरकारी वकीलों का इस्तीफा, बच्चों को स्कूल से हटा लेना, आंदोलनों का बहिष्कार करना, फौज में भर्ती ना होना, असहयोगियों के लिए अहिंसा व सत्य का पालन करना आवश्यक था। ये मुख्य बिंदु थे कि वकील लोग अपने पद से त्यागपत्र दे दिए, स्थानीय निकायों में नामजदगी वाले पदों से इस्तीफा हो गया, सरकारी उत्सवों में भाग लेना बंद कर दिया गया, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया गया, आंदोलनों का बहिष्कार किया गया, फौज में लोग भर्ती नहीं कर रहे थे, फौज में भर्ती नहीं हो रहे थे। ये सब होने के बावजूद असहयोगियों के लिए अहिंसा तथा सत्य का पालन करना आवश्यक था। गांधी जी को विश्वास था इस आंदोलन से 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बहुविकल्पी में कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। ये सब लिखते जाइएगा, ये नहीं कि ये दीर्घ उत्तरीय है तो जितना बता रहा हूँ वो तो लिखना ही है। और अगर आपके पास समय रहेगा तो और अच्छा लिखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय जनता आंदोलन भड़क उठा था। आंदोलन गली मोहल्लों रोडों पे हो रहे थे, लोग अपनी उपाधियां त्याग रहे थे। एक बात यहाँ पर आके रुक गई कि 1922 में गोरखपुर में ये आंदोलन हिंसा का रूप ले लेता है और चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है और जिससे महात्मा गांधी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा उनके ऊपर इसका असर पड़ता है और इससे उनके दिल को गहरा ठेस लगता है और ये आंदोलन वापस ले लिया जाता है। तो कम से कम तो इतना आपको लिखना ही भाई, इससे कम लिखने पे काम नहीं बनेगा। इसमें और भी अगर समय रहे तो और भी अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा ही देना है, क्योंकि आपको ऐसा दिखाना है कि 3 घंटे आप मेहनत ही करेंगे, 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है। तो ये नहीं दिखाना है कि आप उसमें बैठ के बात करें या बैठ के आप आराम करें या आपको आलस आवे। आप लिखते जाइए कि एक टारगेट बना लेना कि इतना मिनट इस प्रश्न को देना है। लघु उत्तरीय के लिए थोड़ा कम लिखना है, दीर्घ उत्तरीय के लिए थोड़ा ज़्यादा लिखना है। लाना आपको पूर्णांक में पूर्णांक है। तो चलिए भाई, अब ये प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए। तो अब संचार का साधन तो आप जानते हैं भाई, संचार के द्वारा जीवन ही असंभव हो जाएगा। आजकल के इस युग में संचार तो बहुत ज़रूरी है। तो अब संचार पे आप लिखना चालू करेंगे कि संचार के साधन
के बारे में क्या आप लिखना चालू करेंगे? जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। आधुनिक समय में बदलाव की गति आ गई है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाला गत विहीन रहते हुए भी लंबी दूरी तक बात कर सकता है, उस वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। निजी दूर संचार हो या जनसंचार, दूरदर्शन हो या रेडियो समाचार पत्र, प्रेस हो या सिनेमा, सभी देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। विश्व में भारत का डाक संचार पहले स्थान पर है। विश्व डाक संचार के द्वारा पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड वाली लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। रजिस्टर डाक भी पोस्ट द्वारा भेजे जाते हैं। किताबें, अखबार, मैगनीज आदि पत्र शामिल हैं। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। यही नहीं, विदेशों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। दूर संचार तंत्र के द्वारा भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। भारत एशिया महाद्वीप में सबसे आगे है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव दूरभाष सेवा से जुड़ गए हैं। सूचनाओं के प्रसार का आधार स्तंभ एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा मिल रही है। जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में भी जागरूक करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, किताबें, चलचित्र आदि इसमें सम्मिलित हैं। आकाशवाणी के द्वारा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अधिक व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है। विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। विभिन्न आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व खेल संबंध कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत ने वर्ष भर में अनेकों समाचार पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते कई मासिक, साप्ताहिक आदि पत्रिकाएं होती हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं, बोलियों में प्रकाशित होती हैं। अंग्रेजी व उर्दू में भी समाचार पत्र आते हैं। भारत में विश्व की सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादन होता है। यहाँ कम अवधि वाली छोटी वीडियो फिल्म बनती हैं। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो आखिरी में आप क्या लिखेंगे? इस तरह लिखने के बाद आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक हमारा विचार है, आज के इस युग में भारत में संचार के साधनों का विश्व में पहला स्थान है और हर व्यक्ति के लिए संचार के अभाव में हर व्यक्ति पंगु हो जाएगा। हर व्यक्ति का जीवन थम सा जाएगा। हर व्यक्ति का जीवन रुक सा जाएगा। ऐसा आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है, संचार के अभाव में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व रुक जाएगा, पंगु हो जाएगा। हमारे देश का संचार व्यवस्था विश्व में पहले स्थान पर है। ये हमारा विचार है। ऐसा लिखना भाई, ये सब लिखना जरूर। इससे कम में
काम नहीं बनने वाला है। कुछ तो ऐसा लिखें कि आपको ये 6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 में 6 पाने के लिए तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा भाई। मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है, समझिए। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? तो आप लिखना चालू करेंगे। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत सी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका वर्णन हम इन शब्दों में कर सकते हैं। फिर लिखना चालू करेंगे। हेडिंग डालना चाहेंगे तो हेडिंग डाल देंगे, या जैसा भी लिखना चाहेंगे तो लिखना चालू करेंगे। असामाजिक तत्वों की इसमें भूमिका रहती है। भारत में चुनाव में असामाजिक तत्वों की भूमिका से चुनाव स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। चुनावों के दौरान मतदाताओं पर व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव डाला जाता है। उनको पैसों का लालच दिया जाता है। उनका वोट सही रूप से सही जगह जहां पड़ना चाहिए, जहां वो देना चाहते हैं, उनका वोट नहीं पड़ पाता। चुनाव के दौरान उनके मत खरीद लिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। मतदान केंद्रों पर भी कब्जा कर लिया जाता है। जो असामाजिक तत्व हैं वो जाके वहाँ पे बूथ के लोगों को बंदी बनाकर मत पेटी को ही लूट ले जाते हैं। बूथ पे कब्जा करके वहाँ पर उपस्थित बूथ के लोगों को काम नहीं करने देते हैं। वो खुद वोट डालने चालू कर देते हैं। वो नाजायज वोट डालते रहते हैं। इस सब असामाजिक तत्व के कारण इसमें यही नहीं कि स्थानीय लोग, बड़े बड़ी पार्टियों की नेता लोग ये काम करवाते हैं। जनता तो ये काम पैसों के लालच में करती है और गरीब तबके के लोगों को धमकाकर, पैसों का लालच देकर, या बूथ पर बैठे लोगों को पैसों का लालच देकर वहाँ पे गलत वोटिंग करवा देती है, गलत मतदान करवाती है। वहाँ के लोगों को डराया धमकाया जाता है। वहाँ पर वो नहीं समझ में आता है उनके, अगर नहीं वोट डालने पाते, देखते हैं मेरी पार्टी हार रही है, मेरा कैंडिडेट हार रहा है, तो मत पेटी को ही लूट ले जाते हैं। ये सब असामाजिक तत्वों की वजह से होता है। तो आखिरी में हर हेडिंग पे लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है कि सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए, असामाजिक तत्वों से मतदान को स्वतंत्र कराएं। फिर अब दूसरी हेडिंग क्या डाल देंगे? दूसरी हेडिंग डाल देंगे जातिवाद व संप्रदायवाद। 2-3 हेडिंग डाल देंगे भाई, सब जातिवाद या संप्रदायवाद। अब लिखना चालू करेंगे। जातिवाद एवं संप्रदायवाद भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख एक गंभीर समस्या है। जातिवाद चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन तथा राजनीतिक दलीय समीकरण जात पर आधारित होता है। जात को ही प्रत्येक राजनीतिक दल मानकर ही अपना प्रत्याशी खड़ा करती है। किस चुनाव क्षेत्र में किस जात का वोट ज़्यादा है, उस चुनाव क्षेत्र में उस जाति का कैंडिडेट खड़ा हो जाता है। कहाँ पर किस संप्रदाय के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पर उस संप्रदाय का लोग खड़ा कर दिया जाता है। उनका कोई उद्देश्य नहीं कि वो उनके साथ रहते हैं। उनका मेन उद्देश्य रहता है कि मतदान को प्रभावित करें, उनके वोट को अपने पक्ष में मोड़ लें और वो अपनी जीत सुनिश्चित करें। जीत जाने के बाद ना तो कोई जाति देखता है, ना कोई संप्रदाय देखता है। वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है
हर कैंडिडेट अपना जीत सुनिश्चित करना चाहता है। वो इस जीत के लिए जातवाद को प्रभावित करता है, उस जीत को वो संप्रदायवाद का हवाला देता है। हम ये तो मेरी जात का है, हमें वोट देगा। वोटर भी बोलते हैं वो हमारी जात का कैंडिडेट खड़ा है, हम उसको वोट देंगे। तो ये हमारे भारतीय राजनीति में ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। जातवाद एवं संप्रदायवाद के आधार पर मतदान लोग करते हैं, आपस में जातवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, यहाँ तक कि मर्डर हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होता है, चुनाव का समय होता है, तो जातवाद और संप्रदायवाद पर दंगे भड़क जाते हैं, मारपीट हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं। परंतु इससे लाभ किसको मिलता है? उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को जो ये करवा रहा है, वो अपने पक्ष में ही मोड़ने के लिए जातवाद और संप्रदायवाद का मंत्र गढ़ता है, जातवाद और संप्रदायवाद का नारा लगाता है। फिर आखिरी में इसमें क्या लिखेंगे? जहाँ तक हमारा विचार है, जहाँ तक हमारा विचार है, भारतीय लोकतंत्र में जातवाद और संप्रदायवाद एक अभिशाप है। लिखेंगे, जहाँ तक हमारा विचार है कि भारतीय लोकतंत्र में जातिवाद और संप्रदायवाद एक अभिशाप है। फिर और एक आध हेडिंग डाल देंगे। चलिए एक हेडिंग और आपको बताते हैं, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता। एक हेडिंग और डाल देना, सामाजिक तथा आर्थिक असमानता, ऐसा डाल के लिख देना। या इसको अलग अलग हेडिंग में बदलना चाहोगे तो जातवाद अलग कर देना, संप्रदायवाद अलग कर देना, सामाजिक असमानता अलग कर देना, आर्थिक असमानता अलग कर देना। ये तो आपको बता रहा हूँ, एक टाइटल दे रहा हूँ कि आप इस तरह से लिखेंगे। तो किसी भी, अब लिखना चालू कैसे करेंगे? किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक समानता होना आवश्यक है। हमारे भारत देश में ना तो समाज समानता है, सामाजिक समानता है, ना आर्थिक समानता है। कहीं पे ऊंचे वर्ग के लोग, कहीं पे ओबीसी, कहीं पे जनरल, कहीं पे एससी, ऐसे लोगों में असमानता की भावना है। ये लोग सोचते हैं वो भाई जनरल कैंडिडेट है, वो कोई सोचेगा ओबीसी कैंडिडेट है, हम उस आधार पे उसकी तरफ वोटिंग करेंगे, हम जनरल की तरफ वोटिंग करेंगे, हम ओबीसी को वोट देंगे, हम एससी को वोट देंगे। और ये सामाजिक संरचना है ये बटी हुई है, और इस आधार पर हमारा लोकतंत्र प्रभावित होता है। आर्थिक समानता में भी लिख सकते हैं, कुछ लोग भारत में आर्थिक समानता का अभाव है, कुछ लोग धनाढ़ व्यक्ति हैं, कुछ मिडिल वर्ग में आते हैं, और कुछ अत्यधिक गरीब होते हैं। जो अत्यधिक गरीब होते हैं उनका वोट तो पैसों के बल पे खरीद लिया जाता है। उनको इन नागरिकों को समान नहीं माना जाता। जात, धर्म और वंश के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से अमीर और गरीब की खाई बहुत बड़ी हो जाती है। अमीर किसी दूसरी पार्टी का पक्ष लेता है, गरीब किसी दूसरी पार्टी का पक्ष लेता है। और लोकतंत्र में ये एक खतरनाक विचारधारा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र सफल होना असंभव हो जाएगा। फिर अंत में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है कि आर्थिक और सामाजिक असमानता की खाई को दूर किए बिना भारतीय लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। तो इस तरीके आप इसकी व्याख्या करेंगे। इसको आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जैसा आपके पास समय रहेगा, बहुविकल्पी करने के बाद फिर मानचित्र संबंधी कर लेंगे। फिर आपके पास जितना भी समय बचेगा, 4 प्रश्न लघु उत्तर ये में है, 4 दीर्घ उत्तर ये में है, उनको समय डिवाइड कर लेना, इतने समय में ये प्रश्न मुझे करना है। तो उसमें जैसा मैं बताया वैसा आप बढ़ा के लिख देना अपनी भाषा में।
कोई किताबी भाषा नहीं लिखना है, केवल अपनी भाषा का प्रयोग करना है और अपनी भाषा में उसको और लिखने का और बढ़ाने का प्रयास करना। तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए भाई। तो इसमें आपको भाई विवेचना करने में, तो ये असंगठित क्षेत्र कौन से हैं? ये कृषि से संबंधित हैं, समझ लीजिए जिनकी आमदनी कम है उनसे संबंधित हैं। तो आप असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं को, तो इसमें आप लिखेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याएं बहुत ही गंभीर हैं। इनकी आमदनी कम है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आय बहुत ही कम है। ये जीवन स्तर, इनका जीवन स्तर न्यूनतम है। ये न्यूनतम जीवन जीने के लिए, ये गरीबी रेखा में जीने के लिए बेबस हैं, क्योंकि इनके पास वर्ष भर काम नहीं रहता। कृषि और निर्माण क्षेत्रों में पूरे वर्ष काम ना मिल पाने की वजह से इनकी वार्षिक आय बहुत कम रहती है और ये अपना जीवन यापन गरीबी रेखा में ही बिता देते हैं। ये हेडिंग डाल के लिखना चाहेंगे तो हेडिंग डाल के लिख देंगे, या जैसे नंबर डाल के लिखना चाहेंगे नंबर डाल के। फिर इनके पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती। रोजगार इनका अस्थायी होता है। कभी ये मौसमी फल बेचने लगते हैं, तो कभी ये काम की तलाश में शहरों में चले जाते हैं। कभी इनका खेती में सूखा पड़ जाता है, उपज नहीं होती। कभी ये खेती में बारिश ज़्यादा हो जाती है और इस कारण ये इनको मनोरोग का खतरा हो जाता है। ये टेंशन में जीवन जीने लगते हैं क्योंकि इनके पास कोई रोजगार नहीं होता है। आप फिर और आगे लिखेंगे श्रम कानूनों में अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून नहीं होते हैं। अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यमों में काम कर रहे हैं जहां पर श्रमिक कानून नहीं है। उनसे 12 घंटे 15 घंटे काम लिया जा रहा है। इनकी कार्यदशा भी सुरक्षित नहीं है। इनके स्वास्थ्य के ना तो किसी को टेंशन है, ना इनके स्वास्थ्य की जांच होती है, ना इनको उतना पैसा मिलता है। इनको बस जाएं 12 घंटा 15 घंटे काम करें, काम करने के बाद जो पैसे मिल गए वो लेके वापस आ जाए। कहीं पे भी अपनी ये तकलीफ़ किसी के सामने कह नहीं सकते हैं। कोई इनके बारे में आवाज़ उठाने के तैयार नहीं है क्योंकि ये असंगठित क्षेत्र में हैं। इनके पास कोई श्रम कानून इनके जीवन में नहीं है। ये अपना जीवन यापन इन्हीं जकड़ी हुई बेड़ियों में जीते रहते हैं। फिर और लिखेंगे कुछ उद्योग जहाँ पे खतरा अधिक होता है फिर भी पेट भरने की मजबूरी होती है, जिनसे लोग अपने बच्चों से श्रम करवाते हैं। महिलाएं श्रम करने जाती हैं जहाँ पे उनके साथ शारीरिक मानसिक एवं शोषण आम बात होती है। बच्चों के साथ महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है। उनका शारीरिक शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है, एवं शोषण किया जाता है। कई व्यवसायों में तो स्वास्थ्य मानकों के ना होने का मसला भी चुनौती के रूप में इस क्षेत्र से जुड़ा है। माचिस के कारखाने में काम करने वाले, या कांच के उद्योग में, या हीरा तराशने वाले, या कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल कांसे के बर्तन बनाने वाले, ये ऐसे काम हैं जहां पर बाल श्रम अधिक संख्या में काम कर रही है। ये खतरनाक और विषाक्त रसायनों, जहरीले धुओं के संपर्क में आकर काम करते हैं और इन बच्चों को श्वास संबंधी बीमारी हो जाती है, दमा हो जाता है, आँखों में जलन हो जाती है, टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाती है
अनेक जानलेवा बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे खतरनाक उद्योगों में ये लोग काम करते हैं। फिर आखिरी में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है बाल श्रम एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने चाहिए। फिर आगे चाहेंगे तो हेडिंग लिख देंगे या इसे लिखते जाएंगे। फिर लिखेंगे, इनकी बहुत ही जटिल आर्थिक समस्या है, इनको सामाजिक व्यवस्था में के बढ़ने में कामगारों का दैनिक जीवन कहीं ज़्यादा व्यस्त, जीवन स्तर कहीं निम्न हो जाता है। ये काम करने में ज़्यादा व्यस्त हो रहते हैं पर जीवन का क्या महत्व है इसको समझ ही नहीं पाते, रात दिन काम करते रहते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करना रहता है। आय व्यय के इस असंगति के बीच आर्थिक स्थिति के लायक नहीं छोड़ा इनको, ये बेहतर जीवन जी नहीं सकते। सरकार समय समय पर अनेक योजनाएं चलाती हैं लेकिन इनके सामने उससे ज़्यादा बाधाएं आ जाती हैं और इन योजनाओं और नीतियों को इनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये आप आखिर में लिखेंगे, जहाँ तक मेरा विचार है सरकार को ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे असंगठित क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो चलिए, इतना तो आपको लिखना ही है। अब आगे चलते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न पर। मानचित्र संबंधी प्रश्न देखते हैं भाई। ये मानचित्र संबंधी कार्य, इसमें निर्देश देख ले पहले। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, भारत का मानचित्र आपको मिलेगा, भारत का मानचित्र आपको मिलेगा। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए चिन्हों द्वारा नाम सहित दर्शाएं। तो अब नाम सहित आपको दर्शाना है। तो ये दिखाना है आपको कि आप इस मानचित्र को कैसे भरेंगे, कैसे मानचित्र में 10 में 10 नंबर लाएं आपको। तो चलिए हम वो आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपके 10 के 10 नंबर कैसे आएंगे। तो चलिए भाई, पहले प्रश्न पे आते हैं। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अच्छा, ये एक बात ये और समझ लीजिए कि ये मानचित्र वाले प्रश्न बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं, आपको उत्तर भी याद होना चाहिए। तो मानचित्र वाले प्रश्न को देखिए, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो पहले तो बहुविकल्पी के रूप में या इसका उत्तर समझ लीजिए। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है मद्रास में। मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। A.M. अंसारी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पास हुआ था। तो ये आप 2-4 प्रश्न हैं, ये आप जानकारी रखें। अब ये अधिवेशन कहाँ हो रहा? मद्रास में। तो मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु में। तो आप मैप में जाएंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आप तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका के और आंध्रा के नीचे आपको मैप में आप कई बार आपको बता चुका हूँ, मैप कई बार दिखा चुका हूँ आपको। तो ये 1927 वाला अधिवेशन तमिलनाडु में मद्रास में हो रहा। तो तमिलनाडु में जाएंगे और निशान बनाएंगे और वहाँ लिख देंगे मद्रास। इस तरह आप ये कंप्लीट कर देंगे। अब चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? वह स्थान जहां श्री विजय राघवाचारी की अध्यक्षता वाला सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो चलिए बहुविकल्पी में इसको आपको बता चुका हूँ, यहाँ भी समझाता हूँ कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने के लिए सितंबर 1920 कलकत्ता में असहयोग आंदोलन
प्रस्ताव रखा था, पर पास नहीं हो सका गर्मपंथियों की वजह से। फिर इसमें अध्यक्षता कौन कर रहा था? लाला लाजपत राय। आपसे मैप में प्रश्न क्या पूछा जा रहा? वीर राघवाचारी। तो वीर राघवाचारी अध्यक्षता किए हैं। दिसंबर 1920 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ है? तो ये नागपुर में, क्योंकि महात्मा गांधी के नाक की विषय थी भाई, महात्मा गांधी के नाक की विषय थी, क्योंकि सितंबर 1920 में ये पास नहीं हुआ। तो ये वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में नागपुर में पास हो रहा। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो हम महाराष्ट्र में जाएंगे मैप में और महाराष्ट्र में निशान लगाएंगे, 3 तीर का निशान बना के प्रश्न नंबर और उसके आन में नागपुर उत्तर नंबर उत्तर, फिर महाराष्ट्र, ऐसा आपको ये लिखना है। तो 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? अगर ये विजय राघवाचारी की जगह लाला लाजपत राय हो जाएंगे तो ये कलकत्ता में होगा। लाला लाजपत राय कलकत्ता में किए हैं और विजय राघवाचारी नागपुर में किए हैं। तो चलिए, ये हो गया भाई आपका। तो चलिए अब अगला देखते हैं। वह स्थान जहां जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। मैप में ये प्रश्न पूछा जाएगा, वह स्थान जहां जनरल डायल ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। तो अगर बहुविकल्पी में रहेगा तो ये जलियांवाला बाग कांड हो जाएगा। जलियांवाला बाग कांड ये हो जाएगा। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ है? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में। पंजाब, समझिए। तो आप इसको मैप में कैसे दर्शाएंगे? पंजाब में जाएंगे, पंजाब में निशान लगाएंगे, मैप में पंजाब, पंजाब पे निशान लगाएंगे और फिर लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर लिख देंगे। तो ये आपका मैप संबंधित तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ऊब भी ना हो और सब प्रश्नों की आपको जानकारी भी हो जाए। ये प्रश्नों की जानकारी भी हो जाए और प्रश्नों की जानकारी भी हो जाए। फिर अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। वह स्थान जहां घटी घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो कौन सी घटना घटी थी जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया? तो चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड हुआ था। कहाँ हुआ है ये? चौरी चौरा कहाँ है? ये गोरखपुर में है। गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। समझ गए? तो आप मैप में कैसे, ये आपसे बहुविकल्पी में अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो चौरी चौरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 में। 22 पुलिसकर्मी मर गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। चालू हुआ 1920 में। तो इस तरह से आपको प्रश्न का इस उत्तर देना है। मैप में कैसे दिखाएंगे? तो आपको मैप में दिखाना है। तो ये चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो घटी घटना के कारण तो चौरी चौरा कांड हुआ। ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो मैप में उत्तर प्रदेश जहाँ रहेगा वहाँ जाएंगे, निशान लगाएंगे और निशान लगा के फिर तीर का निशान बना देंगे। प्रश्न नंबर उत्तर क्या लिखेंगे? चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना। और यहाँ लिख देंगे गोरखपुर। गोरखपुर भी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित होगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न आ जाएं।
वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया गया। वह स्थान जहाँ नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया गया। तो ये कहाँ? दांडी में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात। तो अब मैप में क्या करेंगे? मैप में गुजरात में जाएंगे और गुजरात में निशान लगाएंगे, 3 तीर का निशान बना देंगे प्रश्न नंबर, फिर यहाँ लिख देंगे दांडी और यहाँ लिख देंगे गुजरात। गुजरात में तो निशान लगाना ही है आपको, पर लिख भी दोगे तब वो समझेगा कि हाँ ये छात्र होशियार है और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस प्रकार ये भी प्रश्न हुआ। आप खंड इसमें बी में निर्देश है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो नागार्जुन सागर बांध को ये चिन्ह है द्वारा दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि नागार्जुन सागर बांध है कहाँ पर, तभी आपका उत्तर सही होगा। तो नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? तो ये आपका है हैदराबाद। हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूरी हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि हैदराबाद और तेलंगाना के बीच में, नागार्जुन सागर बांध हैदराबाद और तेलंगाना के बीच में समझ लीजिए। तो आप दोनों के बीच में, हैदराबाद और तेलंगाना के बीच में आप निशान बनाएंगे, फिर वहाँ से लिखेंगे प्रश्न लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हैदराबाद और यहाँ पे लिख देंगे तेलंगाना, फिर लिख देंगे दोनों के बीच में। मतलब मैप में भी आपको ऐसा दर्शा देना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचे तो सोचने पे विवश हो जाए और आप को ये जो आप मैप में भरे रहेंगे इसका प्रभाव आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर भी पड़ेगा। अगर ये आप अच्छी तरह से मानचित्र वाला कर लेते हैं तो इसको पहला पन्ना खोलने के बाद ही मैप को लगा देना है, क्योंकि एग्जामिनर पहले इसी को देखे ताकि आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में वो पूर्णांक देने को मजबूर हो जाए। तो मैप को तो भाई बहुत अच्छी तरह से, और मैप को मैं कई सेशन आपको डाल चुका हूँ, कई सेशन आपके पास भेज चुका हूँ। ये मैप से भी मैप भरने वाला और अभी आपके पास प्रतिदिन मैप मानचित्र वाला सेशन जा रहा है। तो आप प्ले लिस्ट में पिछले वीडियो को आप देखें, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 4 मॉडल पेपर हैं और मानचित्र से संबंधित भी 6-7 सेशन हैं आपके। तो आप मानचित्र में ये देख लें कि कौन सा राज्य कहाँ पर है और उसके आगे यहाँ उत्तर हम बताते चल रहे हैं, तब आपका ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं। कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र आप किसको दर्शाएंगे? तारापुर को, क्योंकि ये तुम्हारे उत्तर प्रदेश में है तारापुर। तो आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, ये चिन्ह बनाएंगे जो चिन्ह बना है और लिख देंगे 3 तीर का निशान, प्रश्न नंबर तारापुर उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से ये दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। अब तीसरा है कौन सा? टेहरी बांध को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। ये चिन्ह रहेगा जो भी आपको पेपर में दिया जाएगा वो चिन्ह रहेगा। तो टेहरी बांध कहाँ पे है? तो टेहरी बांध है उत्तराखंड में। टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में।
समझ गए। तो आप मैप में उत्तराखंड चलेंगे, उत्तराखंड देखेंगे। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश के बीच में है उत्तराखंड। उत्तराखंड चलेंगे, मैप में उत्तराखंड में ये निशान बनाएंगे, निशान बना के 3 तीर का निशान, प्रश्न नंबर, फिर यहाँ लिखेंगे टेहरी बांध, यहाँ लिख देंगे उत्तराखंड, यहाँ लिखेंगे टेहरी बांध, टेहरी बांध। समझ गए। तो पहले में प्रश्न नंबर कितना प्रश्न है, दूसरे में टेहरी बांध, और तीसरा उत्तराखंड जरूर लिखेंगे। उत्तराखंड में निशान भी बनाएंगे और लिख भी देंगे मैप के बाहर। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए भाई। ये चिन्ह बना है, तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? भाखड़ा नागल बांध के बारे में आपको पता होना चाहिए, पंजाब में। भाखड़ा नागल बांध पंजाब में है। आप मैप में क्या करेंगे, मैप में पंजाब चलेंगे, मैप में पंजाब में इस तरह चिन्ह बनाएंगे, फिर 3 तीर का निशान बनाएंगे, प्रश्न नंबर, फिर भाखड़ा नागल बांध, फिर पंजाब, पंजाब भी लिख देंगे, पंजाब में निशान भी बनाएंगे, पंजाब लिख भी देना है, और यहाँ भाखड़ा नागल बांध लिख देना है, यहाँ प्रश्न नंबर लिख देना है। इस तरह का मैप को तो एकदम एक्यूरेट सही करके आना है आपको। मैप सही हो गया तो उसका आपको बेनिफिट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में मिलेगा। और मैप के अच्छे अच्छे सेशन हम दे चुके हैं आपको। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मैप वाले को देखिए, उसमें जो भी नदियां हैं, जो भी बांध हैं, जो भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, सब के बारे में विधिवत आपको मैप का, भारत का मैप लेकर उसमें भर कर समझाया हूँ। तो उस प्ले लिस्ट में जाएं, उस मैप को संबंधी सेशन को देखें, बहुविकल्पी वाले सेशन को देखें, जो आपके पास भेज चुका हूँ सेशन, वो सेशन देखने के बाद ये निश्चित कर दावा करता हूँ कि आपके 70 में 70 नंबर आएंगे ही। पर उसका बेनिफिट तब मिलेगा जब मैप का सारा काम सही करेंगे और पहले पन्ने पर लगाएंगे, तब उसका बेनिफिट उधर मिलेगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। मैप इसमें नहीं लिया क्योंकि ये सेशन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता, बहुत लंबा हो जाता, और हम मैप से संबंधित कई सेशन आपके पास भेज चुका हूँ, और ये सब प्रश्न उस मैप में हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, और पेपर 3 मार्च को है, तो जितना सेशन आपके पास भेजा हूँ, कम से कम सारे सेशन को 2 बार, कम से कम सारे सेशन को 2 बार देख के तब परीक्षा हाल में बैठेंगे अच्छा नंबर लाने के लिए। तो चलिए, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? असम। असम है। मैप में पूर्वोत्तर का राज्य है भाई, पूर्वोत्तर का राज्य है असम में। ये निशान बनाएंगे, ये निशान बना के फिर प्रश्न नंबर, फिर असम, फिर सब चाय उत्पादक देश, ऐसा लिखेंगे तो ये मैप आपका सही होगा। और फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप, वो बहुविकल्पी हो या मानचित्र संबंधी हो या 4 मॉडल पेपर पहले पढ़ चुके हैं, उनको हम सबको कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार देख कर ही 3 मार्च को परीक्षा हाल में बैठेंगे। तो चलिए, हम कोशिश करते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं, हमारी कोशिश ऐसी रही है, हम आपके लिए इतनी मेहनत किए हैं इस विश्वास के साथ कि आपका 70 में 70 नंबर आने वाला है, आएगा। पर जैसी मेहनत हम कर रहे हैं उस पे दौड़ने का काम आपको करना है। आप दौड़ लगाइए और सबसे आगे निकल जाइए। चलिए, हम इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।